ये गुर्जर समाज बहुत गौरवशाली और बहुत स्वाभिमानी समाज है। माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय जयंत चौधरी जी, माननीय चंद्रशेखर जी, में एक बात चलती है कि एक चंदन में कई चंदन हैं। जो विरासत पिछले 70 साल से लगातार संजो के बोने का काम किया, और पिताजी के जाने के बाद जब उसकी दुर्दशा देखी कि बाहर के लोग आके यहाँ पे इस क्षेत्र की अवहेलना करने का काम किया। हमें पता ही नहीं था हमारी जाति क्या है, धर्म क्या है। हम उस माहौल में बड़े हुए, कहीं खा लिया, कहीं खेल लिए। आज हमारे जो अतिथि हैं उनका नाम है चंदन चौहान। चंदन चौहान बहुत कम उम्र में विधायक बन गए हैं, मीनापुर के विधायक हैं। और पश्चिम उत्तर प्रदेश की सबसे मजबूत राजनीतिक दल माने जाने वाली राष्ट्रीय लोकदल के आप युवा विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, चंदन चौहान पश्चिम उत्तर प्रदेश में गुर्जर समाज के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और गुर्जर, खासकर गुर्जर समाज पर इनकी काफ़ी पकड़ मानी जाती है। चंदन जी, आपका हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आस मोहम्मद भाई। मैं आपके इस चैनल का, इस वार्ता के माध्यम का धन्यवाद करता हूं कि आपने अपनी बात रखने को, मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया। चंदन चौहान साहब, चूँकि हम आपको बता चुके हैं कि हमारा जो पॉडकास्ट है उसमें हम खासकर आपके संघर्षों, आपका जीवन, आपका व्यक्तिगत जीवन और आपकी बायोग्राफिकल ये पॉडकास्ट होता है। तो सियासी बातें आज हम कम करेंगे और आपके बारे में जानने की कोशिश ज़्यादा करेंगे। तो चंदन साहब, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप कहाँ के आप रहने वाले हैं और कहाँ मुजफ्फरनगर में बेसिकली आपका कब आए आप? देखिए, मैं जनपद मुजफ्फरनगर का मेरा जन्म स्थान है जी। पर मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि, जी। क्योंकि मेरे स्वर्गीय पिता संजय चौहान जी बिजनौर लोकसभा से सांसद और मोरना से विधायक भी रहे, और मेरे स्वर्गीय दादा बाबू नारायण सिंह जी इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे। वह वर्तमान में आज जनपद शामली और पूर्व जनपद मुजफ्फरनगर का किराना क्षेत्र माना जाता था। वहाँ के एक गांव है बीनड़ा, वहाँ के हम रहने वाले हैं। पर सन 52 में, लगभग सन 50 के दौरान या बाबू नारायण सिंह जी जनपद मुजफ्फरनगर में वकालत की पढ़ाई के उपरांत वकालत करने के लिए जनपद मुजफ्फरनगर में आए थे, और उसके बाद से लगातार परिवार यहीं पर रह रहा है। और अगर मैं गलत ना हूँ तो ये तीसरी पीढ़ी के अंदर जो सेम पृष्ठभूमि में है, चाहे वकालत बाबू नारायण सिंह जी ने भी करी, आपके पिताजी ने भी, मेरे पिता स्वर्गीय पिता संजय चौहान जी ने भी करी, और आपने भी, मैंने भी करी, और आपकी पत्नी श्री ने भी। मेरे जो है धर्मपत्नी भी लॉ ग्रेजुएट LLM डिग्री होल्डर है। मेरा भाई भी, वो भी है, भाई की वाइफ भी, आई थिंक वो भी, सब जो है ये तो बड़ा अद्भुत है जी, वकालत जो है पढ़ाई की है। और करने का मकसद यही था कि सामाजिक जीवन में कानून की जानकारी आपको संरक्षण देने का काम करती है, वहीं आपको शिक्षा भी देती है कि आप गरीब की, मजलूम की, या कोई मदद मांगने आपके पास आया तो उसकी मदद भी आप कानून की जानकारी से कर सकते हैं। इसलिए ये परंपरा को आज तक परिवार में जारी रखा है। ये नई जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद चंदन जी। लेकिन यहाँ पर एक ये प्रश्न है कि जब परिवार में इतने सारे वकील हैं तो कभी कभी किसी विषय को लेकर के आप लोग अपना अपना पक्षांतरण तो नहीं कर लेते कि इस घर में ही एक अदालत नहीं बन जाती हो? नहीं, यहाँ वकील की हैसियत में सब हम हैं। और परिवार तो हमेशा, कोई भी परिवार हो, पार्टी हो, संगठन हो, हमेशा अनुशासन से चलता है। और आज भी हम सब संयुक्त परिवार में रहते हैं, हमारे माता जी के नेतृत्व में और उनके प्यार, दुलार, आशीर्वाद और उनके नेतृत्व में हम सब पूरा परिवार आपस में रहता है, उनकी बात मानता है, और सब खुशी खुशी अपने सब कामों में फिलहाल लगे हुए हैं। प्रयास करते हैं डेली कि जो भी कार्य, चाहे वो जनता का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वकालत का क्षेत्र हो, हम सब मिलकर उसमें अपने देश के निर्माण में योगदान कर सकते हैं। आपने अपने पिताजी की बात की और आपने दादाजी की बात की। यकीनन उनको देश जानता है, आपके बड़े नाम उनके रहे हैं। आप माताजी की बात आपने खुद ही चर्चा में आप ले आए हैं, तो माताजी के बारे में कुछ हम जान सकते हैं आपसे, आपकी माताजी के बारे में? देखिए,
मेरे पिताजी का जो है शादी सन 1982 में हुई थी और राजा नैन सिंह जी का परिवार है हस्तिनापुर विधानसभा के अंदर, आपको जानकारी होगी। उसमें हमारे नाना डीएसपी वीर सिंह नागर जी के परिवार में वो पैदा हुई। संयोगवश उनका जन्म भी पुरका जी में ही हुआ था, जो बताया करते हैं हमारे नाना बड़े, जब पोस्टिंग उनकी यहाँ पे थी। और उन्हीं का बाबू नारायण सिंह जी और हमारे नाना जी की उस समय बहुत अच्छे संबंध और एक जो दोस्ती है और दोस्ती रिश्तेदारी में तब्दील होती है जी। इस तरह की वो समय पुलिस था। में थे, वो राजनीति जी में जी थे। राजनीतिक में थे। तो उस समय शादी हुई और हमारी माताजी ने सारी उम्र हमारे पिता के साथ मिलके संघर्ष किया, उनके हर अच्छे बुरे समय में साथ दिया। और शायद जो आज तीसरी पीढ़ी में आज हम बैठे हैं, शायद उनका भी बहुत बड़ा आम गृहिणी हैं वो? जी, वो गृहिणी है। पढ़ाई लिखाई उनकी भी वो ग्रेजुएट है। उस समय ग्रेजुएट? उस समय ग्रेजुएट है। उस समय डिवीजन होल्डर्स के बड़े माना जाते थे, फर्स्ट डिवीजन थी उनकी। ओह, वेरी गुड। जी, उस समय डिवीजन होल्डर्स माने जाते थे। तो उस समय के अच्छी पढ़ा लिखा परिवार समाज का था। और उसके बाद बाबू नारायण सिंह जी के घर में आके नौकरी पेशा घर से और राजनीतिक परिवार में आके नीचे झुक के परिवार की और सामाजिक लोगों की सेवा करना भी एक बहुत बड़ा त्याग माना जाता था। तो उन्होंने जीवन में लालन पालन किया और वो सब उन्हीं के संस्कार हैं। परिवार में कौन कौन आप हैं? पहले, अब तो बहुत कम लोग हैं, पहले दादी भी थी, स्वर्गीय जगवती देवी जी। अब उनका देहांत 2000 मेरे ख्याल से 21 में हो गया। उसके उपरांत अब तो माता जी हैं, मेरी धर्मपत्नी श्री आशिका जी, 2 हमारे बच्चे हैं, साहिर नारायणी और सिद्धार्थ और साक्षी मेरे भाई और उसकी धर्मपत्नी। हम संयुक्त परिवार में, एक ही परिवार में, एक परिवार में जनपद मुजफ्फरनगर में बाबू नारायण सिंह जी के नारायण निवास नामक स्थान पर आज भी गुजर बसर करते हैं। अच्छा, ये थोड़ा अलग सा नाम आपने बताया अपने बेटे का, साहिर जी। तो ये नाम साहिर रखने की क्या कहानी है? ये साहिर का मतलब होता है चार्मिंग फ्रेंड जी। तो ये साहिल लुधियानवी साहब से कहीं प्रेरित था नाम? बाद में पता चला हमें। असल में मेरे पिताजी का देहांत सन 2014 में हो गया था। मेरे पुत्र का जन्म 2015 में हुआ। तो हम उसका नाम ढूंढ रहे थे, तो हमने नाम सॉर्ट आउट किया। तो एक पिताजी की हमें किताब रखी मिली, उसमें उन्होंने पहले से लिख रखा था नाम वहाँ पे, साहिर संजय सिंह। किताब मैं आपको दिखाऊंगा भी अभी, वो जो पहले से जी जी। तो शायद ये डेस्टिनी थी कि वो पहले ही लिख के छोड़ गए थे। साहिर के आगे पूरे साहिर लुधियानवी की कविताएं, मतलब एक तरह की ये भावना की घर में जो है वापस मैं इस रूप में आ गया। जी जी, घर में ऐसा लगता है कि वो हमने नाम भी रखा, वो किताब हमें बाद में मिली, पर निश्चित रूप से ये एक चमत्कार से कम नहीं मानता। तो एक साहिर नाम बहुत अच्छा है। साहिर लुधियानवी जी बड़े कवि हैं और देश को जोड़ने के लिए और सब चीज़ को लेके तो पहले लिख के चले गए थे, साहिर संजय सिंह। मैंने बताया, ये दिखाता भी हूँ आपको मैं। तो बहुत खूब, ये तो बहुत मतलब अद्भुत बात है, कोइंसिडेंस है। तो फिर अद्भुत बात है। मैं वापस आऊंगा इस रूप में, सब वही सब चीजें होती हैं, बड़ों के ही है। तो क्या मतलब ये भी एक सवाल है, क्योंकि परिवार को तो आप समझते हैं, तो साहिर की एक्टिविटी कुछ उनके दादाजी पे आपको फील कराती है? वो सब, हाँ, वो पुरानी माता जी आपकी पहचानती होंगी, पुरानी नस्ल वो मिसाल दी जाती है जब गांव में जाते हैं कि पिता पे पुत्र, नस्ल पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। तो ये तो चिन्ह है और जेनेटिक्स है जो कुदरत के द्वारा दिए जाते हैं, तो सब अपने आप ही आता जाता है सब। चंदन जी, परिवार में आपके बहुत कुछ ऐसा रहा है जो ऐसा नहीं है कि मतलब देखिए, हम फिर से आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि लोग ये कहें कि डिप्टी सीएम का पोता है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बेटा है तो चांदी की चम्मच मुंह में लेकर के पैदा हुआ है, तो इनका क्या स्ट्रगल है? स्ट्रगल है, इनके जीवन में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो सामान्य तौर पर किसी भी एक व्यक्ति विशेष को तोड़ के रख देता है। आपका भाई जी, मेरा भाई आपको छोड़ के चला गया। भाई जो है निशांत चौहान, सन 2005 में एक स्कूल टूर गया था उनका गोवा के अंदर।
वहाँ अनफॉर्चुनेटली डूबने के कारण उनकी देहांत हो गया था। कितनी एज थी उस समय? जैसे 9th क्लास में था उस समय, उम्र और रही आप? होगी 14 वर्ष उम्र रही होगी। आप क्या कर रहे थे? मैं उस समय 11th क्लास में हूँ, दो 11th क्लास में था। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे? नहीं, मैं आई वॉज इन मुजफ्फरनगर ओनली। मेरा भाई जो था निशान, वो ही वेंट फॉर हायर स्टडीज टू स्कॉलर्स होम स्कूल इन देहरादून। तो देहरादून में वो फर्दर स्टडीज़ के लिए गया था। एक थोड़ा माहौल में डिफरेंस आए, पढ़ाई अच्छी हो। एक उस समय था भी कि अच्छी पढ़ाई के लिए बच्चे बाहर हॉस्टल्स में जाते थे। मेरी बहन भी सिंधिया स्कूल से पढ़ी, मालविका चौहान। तो वो भी गया था, पर अनफॉर्चुनेट था, बहुत दुखद था स्कूल टूर में वहाँ इस तरह का हादसा होना। और उस समय मेरी ध्यान है 2 बच्चों की देहांत हुआ था, उसमें से एक बच्ची की तो शायद आज तक डेड बॉडी भी नहीं मिल पाई। बहुत दुखद था, पूरा बहुत अनफॉर्चुनेट था। मतलब जनपद में इंसिडेंस हिलाने वाला रहता है। कोई भी है ऐसे, मेरे ख्याल से किसी भी पिता के लिए जवान पुत्र को कंधा देना शायद सबसे बड़ा सजा है। तो वो हमारे पिताजी उससे बाहर निकले। ट्रॉमा एक हो गया, सदमा। मुझे तो लगता है शायद नहीं निकल पाए थे, नहीं निकल पाए। नहीं निकल पाता कोई भी फिर पिताजी की आपके सांसद थे, उसके बाद उनकी बहुत दोबारे मतलब खड़ा उस हादसे के बाद दोबारे खड़ा होना और खड़े होके दोबारे सांसद बनना, वो बहुत बड़ा चैलेंज था। उन्होंने एक्सेप्ट किया था। 2005 की घटना के बाद, उस समय वो जिलाध्यक्ष थे, वो घटना हुई, बड़ी घटना हुई। पूरे प्रदेश के लोगों ने उस घटना को आत्मीयता से ऐसा दिया कि जैसे अपने ऊपर ही लिया, और बहुत सहयोग और हमें संभालने का काम किया। मैं ऐसा कहूँगा, हजारों लोग रोज आया करते थे सिर्फ सांत्वना देने जी, और सिर्फ दुख बांटने। उस समय लोगों ने बहुत बहुत हिम्मत दी। और उसके बाद राजनीतिक उतार चढ़ाव आए, सरकार चली गई थी, और उसके बाद फिर खड़े होकर दोबारे जो है किसी पद पे पहुंचना, वो मेरे पिता एमपी साहब का सबसे बड़ा स्ट्रगल का और सबसे जो उनका मैं कहता हूँ बेस्ट परफॉर्मेंस एक व्यक्ति के रूप में। दृढ़ता जो उनकी थी, वो अंदर से मानसिक रूप से कितना व्यक्ति शक्तिशाली हैं। पूरी वो मैंने देखने को मिला, और वही प्रेरणा के स्रोत हमारे लिए जीवन भर रहे हैं। कभी भी आप जीवन में अपने आप को मतलब आप गिव अप नहीं कर सकते। यू हैव टू स्टैंड एंड फाइट। आपकी कितनी एज थी जब उनकी देहांत हुआ? मेरी एज थी उस वक्त 2014 के अंदर 26 वर्ष उम्र थी। आप क्या कर रहे थे? मैं जब 30 हजारी कोर्ट में प्रैक्टिस करता था, दिल्ली। जी, दिल्ली करता था। मेरी वाइफ पढ़ रही थी LLM में, और उनका देहांत हो गया था सन 2014 अक्टूबर 2 अक्टूबर गांधी जयंती उस दिन। गांधी जयंती, वो बड़ा इत्तेफाक है उनकी। पिताजी के साथ में आपकी रिलेशनशिप कैसी थी? लाइक फ्रेंड, लाइक फादर एंड नहीं, एक अनुशासित पिता। अनुशासित? उनको जो है किस प्रकार का लापरवाही, मतलब हमें अनुशासन नहीं, आदेश थे। हमें शाम 5 बजे के बाद घर से बाहर हमारा अलाउ नहीं था, चाहे कोई 5 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जा सकते थे। फ्रेंड्स जहाँ चले गए तो वापस आ नहीं सकते थे, तो ऐसा शक्ति थी। और जो उन्होंने कह दिया वो हमने माना, और जो भी मेरे पिता ने मेरे लिए सोचा वो मैं समझता हूँ शायद बेस्ट सोचते थे वो। और मैं हर किसी बच्चों को या स्ट्रगलर्स को या युवा अवस्था में जो, मैं यही संदेश देना चाहूँगा, आपके माँ बाप से अच्छा जीवन में दुनिया में आपके लिए कोई शायद नहीं सोच सकता। इस बात को अगर हम देखें, जो आप कह रहे हैं कि बहुत डिसिप्लिन था, 5 बजे के बाद घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, फिल्में देखने नहीं जा सकते होंगे आप? नहीं जा सकते थे। अपने साथ चाहे वो ले जाए, घुमाने ले जाए अपने साथ, वो अकेले अलाउड नहीं था। मुझे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, आज मैं अपने बच्चों को सोचता हूँ ना भेजूँ, मैं भी सोचता हूँ साथ चला जाऊँ। तो वो उस समय नहीं अच्छा लगता था, पर आज समझ में आती है सब बात कि क्यों ज़रूरी था। वर्ल्ड इज़ नॉट अ सेफ प्लेस। तो वो उन्होंने बचा के हमेशा हमें सारी बुराइयों से। और आज अगर तीसरी पीढ़ी में हम एक बैठे हैं, एक परिवार की प्रतिष्ठा को लिए, वो इसलिए बैठे हैं, अगर उस अनुशासन में ना होते तो शायद हमें पता ना होता कि दुनिया किस रूप में है। कभी बातचीत में लगा कि वो चाहते हैं कि चंदन भी जो है, वो चंदनी नाम था आपका? चंदनी कहते? जी, हमेशा से चंदनी। इसकी भी बड़ी कहानी है मेरे नाम की।
मैं बाबू नारायण सिंह जी के देहांत के बाद मेरा जन्म हुआ, तो बहुत दिन तक मेरा नाम ही नहीं रखा गया। नाम ही नहीं रखा गया, तो मेरा नाम चंदा 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 कहते थे ऐसे। चंदा प्यार से कहते हैं। हाँ, तो दादी ने एक दिन जो है चंदन रख दिया। तो बाद में पता लगा मेरे पड़ नाना जी का नाम भी चंदन सिंह है। गुड। तो मेरे नाना कभी मेरा नाम नहीं लेते थे। हाँ। तो आइए बेटा, या आइए चौधरी साहब, या आइए मान्यवर, हमेशा ऐसे ही बैठ के बात। वो चंदन सिंह नहीं कहते थे कभी, आइए चंदन सिंह। बड़े जो है लिहाज से और बड़े ये सम्मान रेस्पेक्ट से। होता है हाँ, एक फैमिली का। वो उन्हें ऐसा लगता था कि वो नाम जो है उन्हें मेरे पड़नाना से मुझे मिल गया। उनका नाम भी चंदन सिंह जी था ना। तो संजय चौहान साहब से मिल गया साहिर, और परनाने से मिल गया चंदन। चंदन, हाँ, दोनों इत्तेफाक है, संयोग। दोनों इत्तेफाक थे। कभी आपके वालिद साहब यानी पिताजी संजय चौहान जी ने कभी सोचा था, कभी प्लान किया था कि मेरा लड़का भी विधानसभा में जाएगा या लोकसभा में जाएगा? मतलब कभी नहीं, बातचीत में अगर कहते थे, कोई योजना थी? नहीं, कोई योजना नहीं थी। और शायद पिताजी होते तो शायद मैं राजनीति में शायद आता भी ना मेरा मिजाज इस तरह का था ज़्यादा। फिर सियासत में क्यों? फिर सियासत में विरासत और अपने क्षेत्र के लोग, जो विरासत पिछले 70 साल से लगातार संजो के बोने का काम किया, और पिताजी के जाने के बाद जब उसकी दुर्दशा देखी कि बाहर के लोग आके यहाँ पे इस क्षेत्र की अवहेलना करने का काम किया, तो फाइनली खड़ा होना पड़ा। फिर आप वहीं से विधायक बने जहाँ से आपके वालिद साहब पिताजी विधायक थे, बस नाम बदला। जहाँ से दादाजी थे, दादाजी, पिताजी, वहीं से, और वहीं से। तब मोरना विधानसभा था, मोरना विधानसभा, फिर मीरापुर विधानसभा हुआ, बस थोड़ा सा परिसमन में 2-4। पिताजी जब तक राजनीति में थे, उनका भी नियम ज्यादातर यही रहता था कि उनकी ड्यूटीज तो हम करते थे, हमारा काम था घर पे जो लोग आए उनका आदर सत्कार करना जी, कुर्सी डालनी, पानी पिलाना, चाय पूछनी, बिठाना, और गेट तक उनको छोड़ के आना। इतना काम हमारे जिम्मे हमेशा रहा करता था। पिताजी नहीं है तो उनकी बातों को सुनना, पर कभी ये नहीं था कि चुनावी राजनीति में हमें जाना है। चुनावी राजनीति में भी शायद मुझे ध्यान नहीं, मैं पहली बार चुनाव प्रचार के लिए भी 2009 एमपी चुनाव में भी खुद ही चला गया था। शायद मैं उन्होंने कहा भी नहीं था जाने। शौक में चले गए आप, खुशी में? बड़ा चुनाव था, थोड़ा एरिया ज्यादा था, तो कवर अप नहीं हो पा रहा था जहाँ, तो मैं वहाँ, तो मैंने एज ए ड्यूटी समझी, तो मुझे यहाँ पहली बार आप जो सियासी एक्टिविटी आपकी हुई, 2009 अप्रैल में एक यहाँ हमारा कैल बाबा का मंदिर है, पुरका जी बरला निकलते ही, सबसे पहले वहाँ पूजा करके जीवन की पहले राजनीतिक कदम में वहाँ मैं गया था। मुझे आज भी ध्यान है, अप्रैल 26 थी, आई थिंक 26 अप्रैल 2009। उसके बाद से सामाजिक जीवन में आए। जब आप विधायक बने तो आपकी कितनी आयु उस समय? मेरी आयु थी उस समय लगभग 31 वर्ष के करीब थी, 31-32 वर्ष के करीब। 2022 मार्च, हाँ, तो लगभग इतनी होगी। अभी आप 33 के हैं? हार्डली, हाँ, 34 जी। और आपकी जो पत्नी श्री हैं, उनका आपको अरेंज मैरिज थी आपकी? जी जी, हमारी अरेंज मैरिज। अच्छा, एक और इसमें है कि जैसे 3 बड़ा हादसे आपने नोटिस किए। भाई आपके ऐसे में चले गए, ऐसे में पिता आपके ऐसे में चले गए, और उसके बाद जो ससुर, वो भी आपके पिता के ही, जी, उसके बाद उन्होंने उनको पिता के रिप्लेस किया, तो जी बिल्कुल, सबसे नजदीकी, तो वो भी ऐसे में चले गए। दुर्भाग्यपूर्ण था, बड़ा अनफॉर्चुनेट था, सरप्राइजिंग था। ऐसे वो बड़े सेहत के प्रति जागरूक व्यक्ति थे, और दुर्भाग्य से उनका सडनली उनका जाना पूरे परिवार को झंझोर के रखने का काम किया। उनका 1 वर्ष हो जाएगा लगभग उनको गुजरे हुए इसी महीने, तो बहुत मुश्किल है परिवार का इन हादसों से लगातार बैक टू बैक बाहर निकलना। और आप स्पेशली आपका मेंटल लेवल जो है, वो स्ट्रेस में रहता है। मैंने ऐसे हादसे मतलब सन 97 में मेरे सबसे पहले मेरे ताऊ जी गुजरे थे, एक अनिल कुमार जी नाम था उनका, कोई बहुत से लोग कम जानते होंगे पर राजनीतिक लोग जानते हैं। परिवार के सबसे बड़े भाई थे वो, संजय चौहान जी के। और 2005 में मेरे भाई की घटना हुई, 2014 में पिताजी चले गए, 2021 में दादी चली गई। तो शायद 5-7 साल होते नहीं जब कोई ना कोई परिवार में हादसा हो जाता है।
और वो सामान्य मौत नहीं होती है, सामान्य मौत नहीं होती, तो इट्स सामान्य मौत नहीं हाँ, होती तो है इट्स उसमें। वेरी बहुत मुश्किल रहता है वरना, पर ये अपनी चीज़ें अपने हाथ में नहीं है, जिस हाल में ऊपर वाला रखेगा उस हाल में रहना पड़ता है। कम समय में आपको बड़ी जिम्मेदारी मिलने लगी, पहले परिवार की जिम्मेदारी, फिर ससुराल पक्ष की जिम्मेदारी, फिर क्षेत्र की जिम्मेदारी, कम समय में आपको बड़ी जिम्मेदारियां मिलने लगी। तो इन सब में पर्सनल लाइफ कहाँ जाती है? मतलब जैसे आपका लाइफ है, तो क्या हम लोग जानना चाहते हैं कि भाई इन लोगों का भी कुछ खासकर हमारे तो ऑडियंस जो है वो बहुत इसमें इंटरेस्ट रखते हैं जानने में, खेल कूद कुछ है, फिल्में वगैरह कुछ देखते सब हैं? कुछ हमारा पर्सनल लाइफ ही सामाजिक जीवन है, बहुत आनंद में है, सबको करनी चाहिए। जहाँ वॉलीबॉल खेलते मिलते हैं बच्चे वहाँ उनके साथ खेल लेते हैं, जहाँ कहीं कोई ताऊ चाचा बाबा हमारे ताश खेलते मिल जाते हैं गाँव, उनके साथ हंस बोल लेते हैं। जहाँ हमारे जो है कहीं कोई पीड़ित है, दुखी है, कोई परेशान है, उसकी समस्या का हल करते बहुत आनंद आता है उसको। यही हुनर है आपका? हाँ यही है, और इसमें ही मज़ा आने लगता है। कुछ खेले नहीं? नहीं क्रिकेट? नहीं, बहुत खेले, खेल से ही है जहाँ तक है। टीम वर्क में काम करना खेल ही सिखाता है, वो क्रिकेट के हम तो बैठ नहीं, आपने शब्दों का जाल आप बुन रहे हैं। जी शब्दों का जाल आप बुन रहे हैं। जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो टीम वर्क तो हम समझ गए, क्यों, चूंकि जी आप टीम का काम करते हैं। हम तो वॉलीबॉल प्लेयर रहे, वॉलीबॉल। क्रिकेट प्लेयर रहे, सारे टीम की गेम खेले हैं, और राजनीति से बड़ा टीम गेम कोई है ही नहीं। जिसके पास टीम अच्छी वही राजनीति स्वीकार करता है। तो मैं, आपने वो सेल्फ मेड आइकन जो नाम लिखा, तो मैं सेल्फ मेड आइकन नहीं हूँ, मैं तो जनता के द्वारा और मेरी टीम के द्वारा बनाया हुआ आइकन हूँ। अगर शायद वो दोनों ना होते तो मैं आइकन ही ना होता, मैं आइकन का आई होता सिर्फ। अब ये भी पॉलिटिकल बात है। हाँ नहीं नहीं, सच्चाई है ये सच्चाई है कि जो आइकन जो भी बने हैं, जो कुछ भी बने हैं, इसमें बहुत बड़ा आशीर्वाद, सहयोग क्षेत्र की जनता का और मेरी टीम का है। टोटल मेरा कुछ भी नहीं है। ये बताता है कि वो हादसों की दौलत ठोकरों से मिलती है, बाप से विरासत में तजुर्बा नहीं मिलता। तो बहुत अच्छा शेर कहा तो जी। इससे ये लग रहा है कि आपको जो ये अनुभव आपका बोल रहा है, ये कम उम्र में जो परिपक्वता आपकी बोल रही है, ये आपको समय ने इतना परिपक्व किया समय है। में कराए, थोड़ी कठिनाइयां जो होती है वो आपको अकेले झेलनी पड़ती है, और उसमें मैं चाहता भी नहीं कोई शेर बने, उसमें मैं अपने ना तो परिवार के सदस्य को चाहता, ना क्षेत्र की जनता को चाहता, ना किसी टीम के सदस्य को चाहता कि कोई कठिनाई आए तो उसका सामना उन्हें करना पड़े, क्योंकि वो मुश्किलें बहुत मुश्किल है। वो उनका सामना मैं खुद करने के लिए मेरे बड़ों का आशीर्वाद और मेरे साथियों का सहयोग है। मैं आशीर्वाद बना रहे तो जीवन भर सारी समस्याओं से बीड़ा लेने को तैयार हूँ। सियासत की भी अगर हम बात करें तो बड़ी अजीब सी आपकी स्थिति है। तीन पार्टी के नेता जो हैं वो आप पर जो है प्यार करते हैं आपको। अखिलेश यादव अलग लाइक करते हैं, उनकी पार्टी में आप थे। जयंत चौधरी जो हैं उनकी पार्टी के आप विधायक हैं। चंद्रशेखर भी आपको जो है वो जी छोटा भाई बताते हैं। तो ये सौम्यता है आपकी या सौभाग्यशाली है, परमात्मा का आशीर्वाद है, और अपने काम के प्रति ईमानदारी है। एक लक्ष्य बड़ा देखा, एक सपना बड़ा देखा इस प्रदेश की, देश की जनता ने, कि माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय जयंत चौधरी जी, माननीय चंद्रशेखर जी और भी लाइक माइंडेड लोग, लेकिन जयंत चौधरी जो इकट्ठे होके इस प्रदेश में, इस देश में बदलाव लाए। मैं तो उसमें एक छोटा सा सूत्रधारक हूँ, जो हमेशा अपना छोटा छोटा प्रयास जो मेरे हिस्से में आता है मैं करता रहता हूँ। कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड है ना आपके लिए, जैसे लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना युवा का, 33 साल की उम्र में जी। और राजस्थान में आपकी सैकड़ों गाड़ियाँ आपके काफिले में चल रही हैं, हरियाणा में आप जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में आप जा रहे हैं, तो थोड़ा लाइन थोड़ी बड़ी हो गई। माननीय जयंत चौधरी जी ने विश्वास किया और छोटी उम्र में बड़ा एक्सपोजर हमेशा देने का काम किया उन्होंने, और निश्चित रूप से एक बड़ा मंच दिया। तो उस समय का और उस जिम्मेदारी का अगर मैं अपना 100% दे पाऊँ, यही मेरा लक्ष्य है। मुझे उम्मीद भी है कि क्योंकि चौधरी साहब के परिवार से 3 पीढ़ियों से लगातार संबंध है, उन संबंधों में कोई दाग ना लगे, इसीलिए मैं जो है दिन रात मेहनत करने का प्रयास करता हूँ।
क्योंकि हम तो पिताजी कहा करते दो तरह के लोग हैं, दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो कहते हैं कोई क्या कर लेगा, और दूसरे लोग होते हैं कोई क्या कहेगा। हम तो क्या कहेगा वाले आदमी हैं, तो इसलिए उसको बड़े लिहाज से और जो है बहुत जो है कदम फूक फूक के रखने पड़ते हैं। एक चीज़ मुझे बताइए, चूँकि आप की पढ़ाई लिखाई भी जो है वो मौजूदा दौर की है, अपडेटेड है। आपके दादाजी वो सियासत में रहे, डिप्टी सीएम रहे, आपके पिताजी वो विधायक रहे, सांसद रहे और अब आप हैं। तो 3 दौर आपने देखे हैं। उस दौर में, आज के दौर में सियासत में क्या फ़र्क आया है और लोगों की मेंटालिटी में क्या फ़र्क आया है? बहुत बड़ा परिवर्तन है, बड़ा कर सकते हैं। सबसे पहले तो उम्मीदों और अपेक्षाओं का ही बड़ा फ़र्क है। पहले जो बाबूजी के ज़माने की राजनीति थी, उसमें आदमी की उम्मीदें कुछ सीमाएँ थीं। पिताजी के ज़माने में कुछ और सीमाएँ बढ़ गई वो, और आज तो अनलिमिटेड है, और आगे जो होगी वो उससे भी ज़्यादा एक्सटेंडेड होगी। तो एक तो सीमाएँ और अपेक्षाएँ बहुत फ़र्क हो गई। एक वे ऑफ वर्किंग बदल चुका, युग क्योंकि चेंज हुए हैं। हम आज भी लेटर पढ़ते हैं चौधरी चरण सिंह जी के, इंदिरा गांधी जी के, हेमवती नंदन भोगना जी के, बाबूजी के रखे हुए, जी। जो घर में रखे हुए हैं। क्या भाषा होती है? मतलब आप प्रैक्टिकली समझाइए इस बात को, इसको तो वाक़ई लोग जानना चाहेंगे ना। किस शैली में वो बात करते थे, किस गोपनीयता और गंभीरता से शब्दों का चयन होता था, और उस चयन के बाद उनको अमली जामा पहुंचा के धरातल तक पहुंचाने का काम भावनाओं का। तो ये संबंध थे, बॉन्डिंग थी नेता से नेता के बीच की, कि वो एक तार के माध्यम से, एक टेलीग्राम के माध्यम से, एक पत्र के माध्यम से अपनी पूरी राजनीतिक भावनाएं एक दूसरे से शेयर कर लिया करते थे। और आज क्या ज़माना है, आज तो शब्दों का चयन हो जाए, सामने बता दे, कॉल रिकॉर्डिंग भी हो जाए, जब भी आदमी अपने शब्दों पे अमल नहीं कर पाता। एक यही बहुत बड़ा बदलाव आधुनिकता का देखने को राजनीति में आज मिलता है। और फिर जो जनता की अपेक्षा है वो बहुत ज़्यादा और बहुत अधिक है। आपको नेता ईमानदार चाहिए, नेता बिना लाभ लोलच और गुंडई करने वाला नहीं चाहिए, साफ छवि का चाहिए। पर जब चुनाव आए या कहीं भी कोई बड़ा आयोजन हो, तो उस समय की चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, ये भी सुनिश्चित जनता चाहती है। तो ये सब चीज़ें साथ नहीं मिल सकती। नेता पहले हमारे बाबूजी कहा करते थे, जो पिताजी बताते थे, कि वो जो व्यापार में थे उनको राजनीति के घोर खिलाफ थे बाबू नारायण सिंह, कि अगर कोई व्यापारी है जी। तो वो राजनीति में आ जाएगा तो वो राजनीति लोगों की, आम आदमियों की, गरीबों की, शोषितों की, पीड़ितों की आवाज़ नहीं उठा सकता, क्योंकि उनके अपने हित छुपे रहेंगे, इसलिए मना करते थे, और कोई वजह नहीं थी। पर आज प्राथमिकता उसको दी जाती है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी विषय हो, जहां आदमी सर्वगुण संपन्न, इसलिए बहुत बड़े पैसे वाले लोगों को प्रत्याशी बना दिया जाता है। वही बना दिया जाता है। और कहीं ना कहीं वही मुख्य धारा में है। बड़े लोग और पैसे का मैनेजमेंट में चुनाव में आते हैं। हमारे यहाँ विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र में ऐसे लोग आए जो पैसे के बल पे टिकट लिया है, जिनका धरातल पे कुछ नहीं था, और आज बताते हैं वो जनप्रतिनिधि पीछे चुने गए। ऐसे लोगों को हटाने के लिए फिर भी हमारे क्षेत्र में आज भी है, चुनाव करते हैं। मेरे सामने भी बहुत बड़े लोग चुनाव लड़े थे, मुझे पब्लिक ने खुद पैसा दे के चुनाव लड़ाया और जिताया। पर जो लोग बड़े बड़े धरना सेठ थे, उन्हें बहुत बड़े मार्जिन से नकारने का काम करा। तो मैं आज फिर भी कहता हूँ कि हमने अपने क्षेत्र में, अपने इलाके में उन चीज़ों को जिंदा रखने में चुनाव महंगा हो गया है आजकल देखें तो। जी, निश्चित रूप से चुनाव महंगा हो गया, पर अपने क्षेत्र में मैं कह सकता हूँ कि हमारे क्षेत्र में लोगों की भावनाएं आज भी परिवार के साथ हैं, और उसी विश्वास को जीवित रखे हुए हैं जो स्वर्गीय बाबू नारायण सिंह जी के समय में थी। तो ये पारिवारिक जुड़ाव है आपके क्षेत्र की जनता का। बिल्कुल। तो लेकिन जहाँ इस तरह का क्षेत्र होता है जिसमें दादा ने प्रतिनिधित्व किया हो, पिता ने प्रतिनिधित्व किया हो और पोता प्रतिनिधित्व कर रहा है, वहाँ तो एक तो जनता का व्यवहार बड़ा अजीब होता होगा।
हो सकता है कि बहुत सारे लोग विधायक जी कहने में भी कठिनाई महसूस करें, तो कितना आपका आत्मीय जुड़ाव है, कितना अपनापन है, किस तरह से उनकी अपेक्षाएं हैं, क्षेत्र के बारे में कुछ कहिए। देखिए, बड़ी बड़ी जिम्मेदारी है कि स्वर्गीय पिताजी ने बहुत क्षेत्र के लिए मेहनत करी, बहुत विकास कार्य कराए। जी। बाबू नारायण सिंह ने अपने खून पसीने से मेहनत से सींच के बड़ी ताकत हासिल करके क्षेत्र में अनगिनत विकास कार्य कराए। किस तरह के विकास कार्य शुगर हैं? मिल मोड़ना की स्थापना हो, सिंचाई की व्यवस्था हो, सड़कों के लिए हो, ऐसा बहुत कार्य कराया अनगिनत। पिताजी ने डबल ट्रैक रेलवे लाइन का कराया था, और आपका जो आदर्श रेलवे स्टेशन मुजफ्फरनगर का हुआ है, वो उनकी मेहनत के द्वारा उस समय लाया गया था, बजट पास कराया गया था। सेंट्रल स्कूल की डबल शिफ्ट कराई गई थी। बहुत से ऐसे कार्य हैं जो लगातार उनको करे गए। अब मैं भी प्रयास करता हूँ। आपकी क्या प्राथमिकताएं, आप क्या कर रहे हैं? मैं अभी लगभग 1.5 वर्ष हुआ है, और मोरना शुगर मिल की आवाज़ जहां हमने विधानसभा के अंदर उठा के और धरातल पे आंदोलन बढ़ाने का काम करा, एक बड़ा आंदोलन जिसमें माननीय जयंत चौधरी जी भी उसकी रैली धनतेरस के दिन आए थे, और वहाँ धनतेरस के दिन हजारों आदमी इकट्ठे होके उन्होंने प्रण लिया था संघर्ष का। उसको करने का काम हम लगातार कर रहे हैं। शुक्रताल में अविरल धारा लाने का जो सपना देखा था साथ में, उसमें लगातार प्रयासरत हैं। कुछ पार्ट उसका हो गया, कुछ रह रहा है। लगभग 63 गांव में अगले 1 महीने के अंदर लगभग मेरी विधानसभा में 95 गांव हैं और 14-15 मजरे हैं। लगभग इन 63 गांव में आपको कोई ना कोई कार्य अगले 1-1.5 महीने में पूरा हुआ मिलेगा। तो आपको लगातार एक्टिवेट रहना पड़ता है। लगातार विधानसभा सत्र के दौरान चाहे कितनी भी मांगे हों, कितनी बातें हों, उन्हें उठाते हैं एक प्लेटफॉर्म पे। और जनपद मेरा उसमें कस्बे हमारे मीरापुर में भी जो पानी की समस्या है, उसका भी 1290 मीटर का नाले का डीपीआर तैयार का आदेश शासन की तरफ से आ गया। ये तो खुद आपको भी इफेक्ट करने वाली आस मोहम्मद भाई विषय है, तो मैं आपको भी अवगत कराता हूँ आपके चैनल से, और खासकर पॉडकास्ट चैनल के माध्यम से अवगत कराता हूँ कि वो जल्द ही उसे शासन में भी करा लिया जाए। आपने बताया कि जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो अभी आप क्षेत्र से आए हैं, अपने जहाँ से आप विधायक हैं, तो अभी क्या है कि जी तो 24 घंटे की जॉब होती हो गई है? ये निश्चित रूप से 24/7 कार्य है, और खाली क्षेत्र नहीं, मैं पहले आवास पे बैठता हूँ सुबह रोज जी। 3 घंटे, यहाँ से काम निपटा के अधिक संबंधित अधिकारियों से बात करके फिर क्षेत्र के अपने जितने दुख सुख हैं उनमें जाने का काम रहता है। और उसके बाद जो राजनीतिक चर्चाएं, सामाजिक मुद्दे होते हैं जिनको लेके शाम को बात करनी होती है अपने नेता, क्योंकि विभिन्न जिम्मेदारियां हैं जैसा आपने बताया, विधानसभा क्षेत्र की भी है, संगठन की भी है, पूरे प्रदेश की और राष्ट्रीय स्तर की। और उसके बाद मैं सीसीएस यूनिवर्सिटी का सेनेट का मेंबर भी हूँ, प्राक्कलन समिति का सदस्य भी हूँ। उत्तर प्रदेश के जितने प्राक्कलन आते हैं, एस्टिमेट्स आते हैं, उनकी जो है अवलोकन करना पड़ता है। तो और पारिवारिक कुछ पृष्ठभूमि ऐसी है कि जिम्मेदार फिलहाल सब चीज़ों को देखना पड़ता है। सामाजिक खेती पे आधारित है हम लोग, तो फसल खेती भी देखनी पड़ती है। कभी आपकी माताजी नहीं कहती है मेरे मासूम से बच्चे के कंधों पे इतना बड़ा बोझ? नहीं, उन्हें विश्वास है कि वो हमारी तैयारी, ट्रेनिंग या पिता का अनुशासन है, और कोऑपरेशन, पूरा सहयोग सबका, पूरे परिवार का सहयोग है। उसमें धर्मपत्नी का है, वो पीछे सब चीज़ संभालती है। माता जी का है, छोटे भाई का है सिद्धार्थ का, मेरे ताऊ जी का है, सबका बहुत बड़ा सहयोग है। जब भी मैं खाना मिल जाता है समय पर, खा लेते हैं? मतलब ये इसलिए सवाल है तो क्योंकि खाए पिए तो लग रहा हूँ मैं आपको। नहीं, वो 2 तरह का है। एक तो ये है कि आप समयबद्ध अनुशासन में खा रहे हैं, एक ये है कि आप मूवमेंट कर रहे हैं। समय नहीं, ये तो पब्लिक का प्यार है जो देती है वो सब। हाँ, मूवमेंट कर रहे हैं ना, कहीं जहाँ मिल गया वहीं खा लिया, मतलब समय ऐसा फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं है। फिक्स जीवन आप नहीं कर सकते। अगर फिक्स जीवन आप चाहते हैं तो प्लीज आप सियासत में सामाजिक जीवन में और सियासत में ना आए। जो लोग ज्यादा फिक्स या सीमित या
बहुत चूजी हैं, उनके लिए मुश्किल होती है समाज में इस कार्य में। इसमें तो जैसा नहीं, कुछ पब्लिक कहती पाता है, है अगर पॉलिटिशियन तो बहुत कुछ खो देता है। हाँ बहुत कुछ खोने, समय, ऊर्जा, अपने संसाधन, फिटनेस और परिवार को दिया हुआ समय, पैसा, सब कुछ का थोड़ा थोड़ा हर चीज़ की कीमत होती है। तो समाज जीवन में जहाँ प्रतिष्ठा मिलती है, आपको सम्मान मिलता है, लोग चाहते हैं आपसे जुड़ें, साथ में रहें, मिलें, पर उसकी कीमत भी है। फिर लोग उस चीज़ की लोग आपकी उपलब्धता हर समय अपने अच्छे बुरे में चाहते हैं, और वो फ़र्ज़ भी है। और मेरे पिताजी कहा करते थे, बहुत सी बातें उनसे सीखता हूँ मैं जब भी कहीं कठिनाई में फंस जाता हूँ। ये जो है लोक राज जो है लोक लाज से चलता है। जो इस लाज को, इस गरिमा को बनाए रखेगा, पब्लिक उसे अपने बीच रखेगी। तो ये शांत स्वभाव, ये नरम मिजाजी आप में जो है वो वंशानुगत है या हालात हालात शांत रहने का है। गुस्सा आता है? हाँ नहीं, कई बार आ जाता है, आता है कई बार, तो पर फिर गलत अफसोस होता है उसे करके, गुस्सा करके अच्छा हमेशा। इंसान गिल्ट फील करता है। 3 मिनट बाद ही बुरा लगता है कि गुस्सा क्यों आया था। ये तो हाँ मानवीय पक्ष का सबसे जी सकारात्मक पहलू है कि वो जी, अगर मुझे वो एहसास बहुत जल्दी हो जाता है कि यहाँ गलत हुआ है, पर मैं प्रयास करता हूँ कि गुस्सा, वैसे लोग कहते हैं कम आता है मुझे। दल के जो लोग हैं जी जनरली लोग ये समझते हैं कि वे दुश्मन होते होंगे, जैसे जनता आपस में लड़ जाती है, भिड़ जाती है। लेकिन हमने देखा है कि दूसरे राजनीतिक दल के जो लोग हैं, आपके रिलेशनशिप जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। विधानसभा में जो हैं वो दूसरे राजनीतिक दल के जो विधायक हैं वो आपसे बहुत विनम्रता से, बहुत आत्मीयता से मिलते जुलते हैं, आपको पसंद करते हैं, लाइक करते नहीं, हैं। लड़ाई ऐसी नहीं है, कोई व्यक्तिगत लड़ाई किसी से नहीं है। विचारात्मक हो सकती है, हमारे मुद्दे अलग अलग हो सकते हैं, हमारा बात रखने का, अपने लोगों की बात उठाने के तर्क अलग हो सकते हैं, पर व्यक्तिगत लड़ाई कोई हमारे हिस्से किसी से नहीं बिट रही। पर अगर कोई वो गलत बात कहते हैं तो उनको हम वहीं चिताते हैं, विधानसभा के अंदर भी और सदन की लाइव उसमें भी, कि आपने ये गलत बात कही है। और कोई अच्छी बात कहेंगे, कोई पहल करेंगे अच्छी, तो उसका सम्मान के साथ ताली पीट के उनका स्वागत भी करते हैं। तो ये स्वतंत्र अच्छे लोकतंत्र के लिए प्रोफेशनल पर्सनल जी में फ़र्क है। बिल्कुल, ये जो है व्यवहार कुशलता हमेशा से होती है और रहनी भी चाहिए। और मैं चुनाव जब लड़ रहा था, मुझे तो अपनी जानकारी है, मेरे जो विपक्षी पार्टियां थी उन्होंने भी, उनके लोगों ने भी मेरा बहुत जो है मदद करने का काम करा। ऐसा नहीं है, उनकी भावना ये थी, कम से कम वो वोट भी देने ना दिए हो उन्होंने, तो ये थी कि ये सही आदमी है, इसकी मदद हो जाए, ये चीज़ है। जनता ज़्यादा जागरूक है आजकल, सुनते हैं कि नेताओं से ज़बरदस्ती अपने काम करा लेती है। नहीं, ज़बरदस्ती नहीं करा सकता कोई किसी से काम, पर जनता अवेयर है, अवेयर है, अवेयर है कि ये विधायक जी आपने एफर्ट कितने करे हैं, वो हमें पता सवाल पूछती है। हाँ, ये आपने फ़ोन, आपने अगर सीओ साहब को करना है तो आपने दरोगा जी से करने से काम नहीं चलेगा, आपको सीओ साहब को ही फ़ोन करना पड़ेगा। एक ज़माना था कि यही मुज़फ्फरनगर के एक नेता थे जो टॉप लेवल पे रहे, किसी का नाम लेना तो उचित नहीं, कि उनके बारे में यही की जनता इसी इसी क्षेत्र से चुनाव लड़े, उनके एक बार बेटे 8-9 हज़ार वोट पे सिमट गए, कि जब उनसे बात करता था कोई तो वो टेलीफोन का तार निकाल देते थे और अधिकारियों को फर्जी बात कर लेते थे। तो वो तो नहीं सीन बचा है। नहीं, अपनी पब्लिक जागरूक है बहुत, पूछ लेती है, पब्लिक डायरेक्ट नहीं, रिजल्ट देखती है, वो रिजल्ट लिखित में देखती है। देखती है। मैंने अभी एक सड़क का विषय उठाया था सदन में, तो हम्म, बकायदा लोग भी पूछते हैं कि इस नियम के अंदर भैया आपने इस तरह सवाल उठाया, इसको अगली बार ऐसे उठाना। लोग बता रहे हैं हाँ आपको, जानते पब्लिक हैं बता वो, रही है। हाँ कि आप नियम 301 में उठाया, इस बार अगली बार लोक मैथ का विषय है, इसका नियम 51 में लगाना। तो पब्लिक जानती है कहाँ क्या करना है, अब सब पढ़े हैं, इंटरनेट के ज़माने हैं, तो ऐसा नहीं है, हम भी लगातार टच में रहते हैं। और जहाँ सीखने को मिले, चाहे वो एक राह चलता मुसाफिर हो, चाहे कोई गरीब व्यक्ति हो, चाहे कोई ज़रूरतमंद हो, जो भी कोई हमें, जहाँ मुझे सीखने का मंच मिलता है मैं सीखता हूँ। आप वैसे तो आप चूँकि सभी के नेता हैं, लेकिन चूँकि समाज का भी आपका, आपने बताया कि आपका समाज का बहुत अधिक क्रियाशीलता है, कार्यशीलता है, दोनों है। तो गुर्जर कम्युनिटी से आप आते हैं और अब आपको कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुर्जर समाज में एक ऐसा नेता माना जा रहा है जो उनका प्रतिनिधित्व प्रौढ़ लेवल पे
8-10 लोकसभा के लेवल पे कर सकता है। और वो क्वालिटीज़ इसलिए है क्योंकि एक तो बड़ा नाम है, दूसरा अच्छा पढ़े लिखे हैं आप, तीसरा संस्कारित हैं आप, चौथा सामाजिक वैल्यू है और पाँचवा आपने आपके परिवार ने खुद को प्रूव किया है। आपने भी प्रूव किया है, परिवार ने भी प्रूव किया है। तो क्या आपको लगता है कि एक सोखा जो गुर्जर समाज में लंबे समय से चला आ रहा है, राजेश पायलट जी के देहांत के बाद से, उसको आप उस जगह को आप भर सकते हैं? देखिए, गुर्जर समाज बहुत गौरवशाली और बहुत स्वाभिमानी समाज है, और जो क्वालिटीज़ जेनेटिक रूप में हमारे अंदर भी आई होंगी, वो कभी भी अन्याय के खिलाफ झुकना पसंद नहीं करते। हमेशा उसका सामना करके उचित समय पे हमेशा जो है वो बताने का काम करते हैं। पर कहीं ना कहीं से आपने सही बात कही कि एक राजनीतिक शून्यता आई है, जो पिछले दिनों स्वर्गीय चाहे बाबू नारायण सिंह जी रहे हों, राजेश पायलट जी रहे हों, सचिन पायलट जी रहे हों, जो सम्मान और हैसियत समाज की राजनीतिक रूप से थी, कहीं ना कहीं वो आज नहीं है। उसको कैसे हासिल करना है, ये मेरा समाज अच्छी तरीके जानता है। और आज भी हमारा जो मुख्य मानना है और सबसे बड़ी ताकत जो मैं मानता हूँ समाज की, वो सर्व समाज को साथ लेके चलने की है, सबके साथ जुड़ के आगे बढ़ने की। और मुझे पूरा विश्वास है, जब हमारे पुरखे कभी अन्याय के खिलाफ नहीं दबे, नहीं डरे, चाहे उन्हें अपने लग्जरियस लाइफ, अपनी विलासिता की ज़िंदगी, चाहे ताकत राज्य छोड़ने पड़े हों, पर अन्याय के सामने नहीं झुके। तो मुझे आगे भी उम्मीद है कि आने वाले समय में समाज सर्व समाज को साथ लेके जो निर्णय सर्व समाज की सरदारी लेगी देश हित में, उसमें हमेशा योगदान गुर्जर समाज देता रहेगा। और मैं तो बहुत छोटा सा कारिंदा या परिवार का बच्चा सदस्य हूँ। मेरी तो जो उपयोगिता, जो ड्यूटी समाज लगाता है, मैं हमेशा उसमें बढ़ चढ़ के अपना योगदान देने का प्रयास करता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय भी जो समाज जो है समझ सरदारी जो है मुझे जिम्मेदारी देगी, मैं उससे मेहनत के साथ सींचने का काम करूँगा। इसका इंडिकेशन इसलिए भी दिखता है ना कि जब आपके भाई सिद्धार्थ की शादी हुई तो उनका जो रिसेप्शन था उसमें लगभग गुर्जर कम्युनिटी के, इंडिया के, देश के तमाम बड़े नाम पहुँचे आशीर्वाद देने के लिए, और जबकि उन्हें पता था कि सरप्रस्ती जो है वो चंदन की है, चंदन ही अब सिद्धार्थ के पिता के रूप में है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मेहमान भगवान समान होते हैं। और बहुत थोड़े समय पे कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी, उस समय कोविड कार्यकाल भी चल रहा था, समय कार्यक्रम नहीं, कुछ सीमित दायरे में करना था, तो आयोजन हुआ था। मैं धन्यवाद करता हूँ, बस इतना ही कहूँगा कि समस्त जिसे भी न्योता दिया उस खुशी में शामिल होने का, तमाम बड़े नाम पहुँचे उसमें। सर माथे उन्होंने रखा और वो आए। आपस में विरोधी थे, मल्लुक नागर साहब, अवतार भड़ाना साहब आपस में विरोधी, सचिन पायलट साहब, तमाम लोग आपस में विरोधी, लेकिन आपके यहाँ सब पहुँचे। मेरे अभिभावक थे सब, आपके यहाँ सब पहुँचे। मेरे अभिभावक थे, मेरे बड़े थे। हम बहुत सम्मान से उन्हें बुलाया था और उन्होंने उस सम्मान की इज्जत रखी। लेकिन ये चीज़ ये भी तो बताती है ना कि सोसाइटी आपको प्यार कर रही है। जी, उनका प्रेम, निश्चित रूप से आशीर्वाद और प्रेम, बहुत प्रेम मिला। यही नहीं, जब भी संकट या खुशी का परिवार पे समय आया, समाज की, सब समाज की हमेशा बहुत आशीर्वाद मिलने का काम हुआ। बहुत मैं इसका ऋणी हूँ, और शायद मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहता हूँ, मैं ताउम्र भी सेवा करता रहूँ, ताउम्र भी उनकी कहना मानता रहूँ, उनकी बात सुनता रहूँ, तो वो भी कम है कि जितना सम्मान, प्यार, आशीर्वाद मेरे परिवार को और व्यक्तिगत रूप से मुझे समाज ने दिया है, मैं उसके ताउम्र भी जो है किसी भी सूरत में मैं उस ऋण को उतार नहीं सकता। इलाके में एक बात चलती है कि एक चंदन में कई चंदन हैं। आपके कैरेक्टर में बहुत सारी विषमताएं हैं। आपका जो मल्टी कैरेक्टर है, कई चीज़ों में आप जब बच्चों में बात करते हैं तो उस समय लगता है कि आपका तो बालमन है, बुजुर्गों में बात करते हैं तो आप ऐसा दिखाते हैं जैसे बहुत मैच्योर हैं, बहुत लगता है, और नौजवानों में होते हैं तो अलग मेंटेलिटी के होते हैं। ये कैसे, मतलब ये आपका नैसर्गिक गुण है या आपको लगता है कि ये समय ने आपको सिखाया है? समय की मांग या नेचुरली आप ऐसे हैं? ये समय की मांग है।
पर पूर्व से ही कुछ पारिवारिक संस्कार ऐसे हैं कि उन मूल्यों के साथ बड़े हुए हैं जहाँ हम अपनी दादी नानी बाबा मामा सबके साथ बैठ के बड़े हुए हैं। मुझे आज भी याद है, मेरी दादी के पास भैंस हुआ करती थी, तो वो सुबह 4 बजे उठ जाती थी, तो मैं 4 बजे उनके साथ उठ के बैठा रहा करता था। वो मुझे अच्छा लगता था। और जब बच्चे और सो रहे होते थे मामा के यहाँ छुट्टियों पे, हम उठ के सुबह अपनी नानी के साथ जो वहाँ के काम काज हुआ करते थे घर में, उसमें भी हाथ बटाया करते थे। दूध भी निकालने की कोशिश की है दूध कभी? निकालने नहीं, पूरा मास्टर थे हम दूध निकालने। 1-2 भैंसों के निकाल भी लिया करते थे। अब तो नहीं, पर बहुत लॉन्ग टाइम अच्छा भी लगता था। मैंने खुद पशु भी अब भी आज भी रखे हैं, शायद वो खून में भी है, शायद जाति में भी है। मैं पशु का और दूध का, दही का, घी का शौक भी है, खाने का और लोगों को साथ खिलाने का। आपके हिडन टैलेंट पे बात करें, वो कौन से टैलेंट्स हैं? कोई टैलेंट नहीं है मेरे में, मैं तो जो हूँ बहुत ये क्या साधारण है? व्यक्ति है। ये क्या है जो इतना सब दिखाई दे रहा है? ये तो जब नॉर्मल काम हुआ करते थे सब करते थे, आज भी करते हैं। देश, हिंदुस्तान देश का हर व्यक्ति जो है टैलेंटेड है, मल्टीटास्कर है। मेरे से ज़्यादा जो है समझदार है, मैं तो ये मानता हूँ। बहुत बहुत एक से एक लोग हैं, मैं तो बहुत सामान्य व्यक्ति हूँ। मुझे अवसर और मोहब्बत ज़्यादा मिली है आप लोगों से, बस मैं इतना कहूँगा। इसका मैं कुदरत का और ऊपर वाले का मैं धनी मानता हूँ अपने आप को। ये हर किसी को नहीं मिल पाता। इसके लिए मैं किस्मत वाला हूँ कि मुझे मोहब्बत और जो समर्थन और प्यार है, ये इसके लिए तो मैं, वरना बहुत से लोग हैं। सुना है गाना वाना भी अच्छा गा लेते हैं? नहीं, गाना तो नहीं आता हमारा, पर हाँ सुन लेते हैं गाना। गाना सुनने का शौक है, मौका लगता है तो सुन लेते हैं। और सब चीज़ें, हॉर्स राइडिंग का भी शौक है, पर घोड़ा चलाना कभी कभी खतरनाक हो मौका सकता होता है। है, नहीं हो जाते हैं, कई बार गिर भी चुके हैं, पर ठीक है, गिर के उठना आता है। ये तो लाइफ है आपकी, ये हाँ परफेक्ट बात है। हाँ ये परफेक्ट बात है। हाँ, गिर के उठना आता है। बस गिर गिरते हैं से सवाल मैदान जंग में, हाँ, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल घुटनों चले। के बल चले, तो गिर जाए, कई बार घोड़ा पटक देता है, फिर चढ़ जाते हैं, क्या दिक्कत है। जो चलते घोड़ा हैं, पटक देता है उसी पे चढ़ जाते हैं। उसी पे जाए। यही तो कैरेक्टर है। ये अच्छी बात पकड़ी आपने। जो अच्छी बात पकड़ी। यही है ना? और तो सावधान रहिए, घोड़ों को सावधान रहना चाहिए, पटकना नहीं है। नहीं, तो ठीक है अपना। अच्छा है जीवन में, पर मैं चाहता हूँ कि आदमी को, हर व्यक्ति को, समाज में जब हम आए हैं, चाहे वो नेचर के आप थोड़ा नज़दीक रहेंगे तो आप मित्रों के बीच में बहुत लोकप्रिय है अपनी। नहीं, मित्र बहुत थे, पर अब छूट गए सब। सब छूट भी गए और साथ भी हैं। साथ ऐसे हैं अब कि मतलब वाले दोस्त हैं क्या? चूंकि नहीं, मतलब वाले नहीं है। मेरे मित्र बहुत अच्छे हैं। मेरे मित्र, मैं उनके लिए शायद खड़ा हुआ हूँ, जीवन में ना खड़ा हुआ हूँ, वो मेरे लिए हमेशा खड़े रहे। जी, वो पढ़ाई लिखाई वाले दोस्त हैं। नहीं, मैं नहीं खड़ा, पढ़ाई लिखाई हाँ, सब मैं साथ पढ़ने वाले। साथ। मैं मुजफ्फरनगर जनपद में मेरी स्कूलिंग हुई, मुजफ्फरनगर से ही मैं LLB ग्रेजुएशन करी, तो मेरे सब मित्र जो है यहीं के हैं। गुड। और मेरे अच्छे बुरे में वो हमेशा खुद आ जाते हैं, उन्हें बुलाने की कभी जरूरत नहीं पड़ती, और वो मेरे काम आए, पर मैं उनके शायद नहीं कभी काम आ पाया। ये मेरा दुर्भाग्य है अब तक। ये मेरे मित्र बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत स्ट्रांग उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। आजकल जाति का और धर्म का, नफरत का बहुत बोलबाला है। तो आपका जो लाइफ है और आपके जो मित्र मंडली है, आपने कभी महसूस किया है आपके साथ कोई? हम जिस माहौल में पढ़े बड़े, मैंने स्टेपिंग स्टोन स्कूल में, फिर श्री राम कॉलेज ऑफ लॉ में, इसमें मैंने ग्रेजुएशन करी, तो हमें पता ही नहीं था हमारी जाति क्या है, धर्म क्या है। हम उस माहौल में बड़े हुए, कहीं खा लिया, कहीं खेल लिए, कहीं बैठ लिए, कहीं सो लिए, मित्रों का आना जाना, हम उनके घर में, हमें कभी महसूस ही नहीं होता था। पर आज शायद जो बच्चे बड़े हो रहे हैं इस जनरेशन के, वो दुर्भाग्य है इस पूरे हालात का, इस माहौल का, कि उन लोगों को इस चीज से भी रूबरू होना पड़ेगा। जो आवरण मिल रहा है वो, जिस चीज को एक सिन माना जाता था, एक बुराई मानी जाती थी, वो बुराइयों का सामना हमारी अगली पीढ़ियों को करना पड़ेगा। इसके गुनहगार भी हमारी पीढ़ी है। बहुत सारे नौजवानों को ये लगता है कि चंदन हमारा रोल मॉडल है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमें चंदन जैसा होना चाहिए। आपको क्या लगता है नौजवानों को कैसा होना चाहिए? ये चंदन जैसा तो नहीं होना चाहिए, पर मेहनती होना चाहिए, गुस्से को पीने वाला होना चाहिए, अवसर को समझने वाला होना चाहिए, और जब निराशा, हार और बहुत सारी कठिनाइयाँ हों तो उन्हें पीठ नहीं दिखानी चाहिए। तो चंदन तो अभी तो
मैं अपने आप को इस योग्य नहीं मानता, पर मैं ये समझता हूँ कि हर व्यक्ति को आशावादी होना चाहिए। आशावादी होना, ऑप्टिमिस्टिक, ये बहुत ज़रूरी है। तो हर व्यक्ति मेरे से मुझे लगता है कि बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं। नेचर के नज़दीक रहें आप, पशुओं के पास रहें, पेड़ों के पास रहें, साल में एक बार जंगल में ज़रूर जाएं, तो आपको जो है प्रकृति बहुत कुछ सिखाएगी। आपके जीवन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका है? मेरे पिता का है। आपके पिता का है। आपके हीरो? पिता है हमारे। कोई फिल्मी हीरो नहीं पसंद आपको? नहीं हमारे खेल का कोई नहीं हीरो? नहीं फिल्मी हीरो है अमिताभ बच्चन, अच्छे लगते हैं। उनकी बहुत मज़ेदार बात है कि मैं जहाँ से खड़ा होता हूँ लाइन वहीं से शुरू होती है। आप भी नहीं, जहाँ उनकी खड़े तो होते हैं लाइन शुरू कर रहे उनके हैं। उनके बहुत सारी बातें हैं। वो एक परफेक्ट मैन है जिसे कहूँ मैं। इंडियन समाज के आइडियल है, उन्हें मानना चाहिए लोगों को। उन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया भी है। उनके डायलॉग्स अच्छे हैं, पर ऐसा नहीं है वो फिल्मी बातें हैं। हाँ, पूरे जीवन में मैं उनसे जितना प्रभावित हुआ हूँ उससे ज़्यादा तो मैं उनका कौन बनेगा करोड़पति जो आजकल मैं देख रहा हूँ उसी से ज़्यादा उनकी प्रभावित हूँ। कविता है वो, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। उनके फादर की, हरिवंश राय बच्चन जी की। और कोशिश करने वालों की कभी जी। हार नहीं होती। तो बहुत सारी बातें हैं उनकी, वो बताते हैं। हम तो जो अच्छी बातें हैं वो सीख लेते हैं उनसे, वो लाइन वाली बात सुनते ही नहीं उनकी। जिन फिल्मों में एंग्री यंग मैन रहे हैं मतलब आपका नेचर नहीं है एंग्री यंग मैन होने का। अमिताभ बच्चन अरे जी ये हैरत वाली बात है ना कि आपको गुस्सा नहीं आता है तो चला जाता है। एंग्री आपका स्वभाव नहीं है एंग्री यंग मैन वाला। नहीं हमारा। हाँ। और होना भी नहीं चाहिए गुस्सा जो है। कोई व्यक्ति अगर किसी बात पे होना चाहिए, किसी व्यक्ति से भी नहीं। गुस्सा आता है गलत चीज़ों पे आता है, जब कोई सामने दिख रही होती है कि ये गलत हो रहा है, बिल्कुल अन्याय हो रहा है, उस चीज़ पे आता है। पर उस पर रिएक्ट कैसे करना है, अगर वो रिएक्ट आप कैसे करना है आपको ये पता है, तो आप एक परफेक्ट आदमी हैं। आपको रिएक्ट करना है या नहीं करना है या किस रूप में करना है ये पता होना चाहिए। राजनीति में दोस्त नहीं बनाए, बहुत अच्छे दोस्त बनाए हो। बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, बहुत दोस्त हैं राजनीति में मेरे। हर पार्टी में जहाँ भी सदन के अंदर है, मेरे से ज़्यादा दोस्त शायद कम ही विधायकों के होंगे। मैं और वो बैठना होता है सबके साथ, मिलना होता है, सुन लेते हैं सबकी। राजनीति में आज 403 विधायक हैं, सब अपने आप में एक से एक इंस्टीट्यूट हैं। सब विधायक बहुत मेहनती हैं और बहुत मेहनत करके उस सदन के अंदर पहुंचते हैं। कोई 3 बार का, कोई 4 बार का, कोई 9 बार का। और हम विधानसभा सत्र में इस बार एक अनोखी चीज देख रहे हैं। किस तरह का बर्ताव आपके साथ होता है? नए लड़के, नए हमारे लड़के बड़े अभिभावक के रूप में होता है। हम तो जैसे सीनियर विधायक हैं हमारे, एक हमारे यादव जी हैं, आदरणीय रघुराज प्रताप सिंह जी हैं, माता प्रसाद पांडे जी हैं, बहुत सीनियर हैं, सतीश महाना जी हैं, 9 बार के आजम खां साहब हैं। ऐसे लोगों का नाम आप ले रहे हैं जो 8 बार के 9 बार के विधायक हैं। तो इंस्टीट्यूट्स हैं। हाँ। तो जब उनके पास जाते हैं हम, तो उन्हें इतना विनम्र देखते हैं। अगर हम उनसे दिन में 10 बार नमस्ते करते हैं तो वो 10 बार स्वीकार करते हैं। एक उमर अली खान और आपकी शक्ल सूरत एक जैसी मिलती है। उमर भाई हमारे बहुत मेहनती, हमारे सीनियर विधायक हैं और चेहरा पूरा मिलता है, दोनों पास खड़े हो जाओ भाई लगते हैं। इत्तेफाक से हमें जुड़वा भाई कहा जाता है विधानसभा जी, लगते भी है ना, इसलिए मैंने कहा। सदन के अंदर कई बार जो है उनके नाम की बधाई मुझे मिल जाती है और मेरे नाम की बधाई उन्हें मिल जाती है। इंटरेस्टिंग है। हाँ, कई बार होता है। उनके एक दिन एक व्यक्ति शादी का कार्ड लेके आया और कहने लगा मुझे, उमर भाई शादी में जरूर आना है। मैंने कहा इंशाल्लाह जरूर आएंगे हम। इंशाल्लाह जरूर आएंगे। बिल्कुल आएंगे। तो मैंने कहा तो उमर भाई गए शादी में? नहीं गए। मैंने कार्ड उनका मैंने स्वीकार कर लिया, पर मैंने सही जगह पहुंचा दिया वो कार्ड। तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बताया कि मैं तेरे नाम का कार्ड लिए बैठा हूँ। तो ये इत्तेफाक है। और विधानसभा के अंदर बहुत अच्छा माहौल। और हमारे स्पीकर हैं सतीश महाना जी, उनकी वजह से बहुत अलग, मैं कहूँगा इतनी डायनेमिक विधानसभा शायद उत्तर प्रदेश की अभी है, शायद पहले कभी ना रही हो। और शायद आने वाले समय में भी जो हमारे और हाउसेज हैं, प्रदेश हैं देश के, वहाँ भी ना हो इस तरह का हाउस जैसे हमारा फिलहाल जो माहौल सदन के अंदर फिलहाल है। मैंने देखा है 9 बार के विधायक भी उंगली उठाते हुए कि प्लीज 3 मिनट हमें भी दे दीजिए, हमें भी बोलना है। ये लोकतंत्र की मजबूती है। अब आपके विधायक को बोलता हुआ देखना चाहती है विधानसभा में जनता, और जब भी जानेगी वो कि आपने कुछ करा कि नहीं करा। डिजिटल टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, वरना पहले विधायक जाते थे शायद जो हुआ करते थे, वो बोलते भी नहीं थे सदन में, उठाते कुछ और माध्यम से उठा दिया। पर अब जवाब दे ही जाते हैं, अकाउंटेबिलिटी
ज़्यादा है। सवाल उठा तो फिर काम भी होगा। बिल्कुल होगा। अगर वो होगा ना होगा वो तो सरकार के हाथ में है। ये सतीश महाना जी की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं आप, क्या रिश्तेदारी की सुगंध है? नहीं, रिश्तेदारी की सुगंध भी है, पर वो चेंजेस लाए हैं। चेंजेस लाए हैं। वो डिजिटल चाहे ई विधानसभा हमारी पहली विधानसभा है। हाँ, और ठीक कह रहे हैं। जो माहौल ऑल ओवर, जो मौका जिस तरीके से वो लेके चलते हैं, हमें उन्होंने एक्सपोजर दिया। अभी हमारी एनएलसी में वो 2200 विधायक इकट्ठे हुए थे मुंबई के अंदर, वहाँ जी। हम इकट्ठे होके गए। वहाँ हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी के ऊपर बात हो रही है, तो एक स्वरूप बदल रहा है पूरा नहीं, आप तो विधानसभा। समझते हैं ना एआई को और चैट जीपीटी को, आप समझते हैं, लेकिन ये जो समझ रहे हैं, ये जो सीनियर लोग हैं क्या ये भी समझते हैं? सब कुछ समझना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझोगे तो ये उलझा देगी उन चीज़ों में। तो सीखना ही, लर्निंग ही किसी समस्या का निराकरण है। सबसे बड़ी चीज़ हर तो उसे सीखते रहना चाहिए। सीखते रहना चाहिए। साहिर को लेके, अपने बेटे को लेके कुछ सोचते हैं उसके भविष्य के बारे में? नहीं, सब भगवान ने डेस्टिनी रच रखी है। वो क्या है, वो मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। तो जो भगवान ने सोच रखा है सब वही होगा। नारायणी को लेकर बेटी? नारायणी बाबू नारायण सिंह जी के आदर्शों पे चले। गुड। और कल रक्षाबंधन था तो हाँ, बहन जी के पास मिलके आए, मालविका जी से राखी बंधवा के आए उनसे। उनका आज जन्मदिन भी है 1 सितंबर के दिन, आज उनका बर्थडे है। तो आशा है वो खुश रहे अपने घर में और अपने परिवार के साथ संपन्न रहे। यही जहाँ जिस लायक भी हैं उसके साथ रहें, यही बात है। और परिवार के साथ साथ चाहे और भी हैं, मामा मौसी बहनें और भी हैं, पर इतना ही कह पाऊँगा, अगर अभी समय नहीं दे पा रहा मैं तो आगे देंगे जब आज जिम्मेदारी नहीं, अगर आपके लिए तो वो दुआ करते होंगे ना कि आप आज विधायक हैं, कल सांसद हो, परसों मंत्री वो हो, हमेशा अच्छा और तरसों, क्योंकि संभावनाएं तो हर प्रकार की जीवित रहती हैं। ऐसी संभावना बने कि उत्तर प्रदेश से आप मुख्यमंत्री हों या सेंट्रल गवर्नमेंट में आप मिनिस्टर हों, तो फिर समय तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा समय तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, हमेशा पूरा उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया और वो हमेशा मेरे अच्छे बुरे समय में खड़े रहे। मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आज शायद मेरी मजबूरी हो सकती है कि समय नहीं दे पा रहा हूँ, पर आज जिम्मेदारी बड़ी मेरी जनता के प्रति, मेरे क्षेत्र के प्रति है। और अगर शायद वहाँ से खराब खबरें आने लगेंगी तो शायद उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा सुनने में। इसलिए वो मेरी बातों को, मेरी भावनाओं को समझ सकते हैं। हाँ, बहुत धन्यवाद चंदन चौहान साहब को, आप सुन रहे थे। और इनकी बातचीत के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये है कि बेहद संस्कारित हैं, सामाजिक हैं और परिपक्व हैं। सिर्फ 33 साल की उम्र में किसी एक विधायक का इतना परिपक्व होना चौंकाता है। शायद ये वही चीज़ है जिसको विरासत कहते हैं, जो दादा से बेटे में आई और बेटे से फिर पोते में आई। मैं हूँ आस मोहम्मद कैफ। हमको सुनने के लिए आपका धन्यवाद।